अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम लियाकत हुसैन है। मैं एज ए सिविल सुपरवाइज़र अल्बवानी कंपनी में काम कर रहा हूं। मैं आज आपको अपने बारे में कुछ बता रहा हूं और जिससे आपको भी कुछ फ़ायदा हो सके। दोस्तों, आज जैसा कि आज आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा कि 200 से 200 रुपये महीना से 2 लाख रुपए महीने तक कैसे पहुंचा जाए। यानी गल्फ़ में अगर आप आना चाहते हैं या जो आ गए हैं, उनको कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है और मैंने क्या किया उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दूसरी बात, मैंने सोचा हूँ अभी आपको अगले वीडियो में बनाऊँगा, जो लोग अपने मुल्क में हैं उनके लिए भी, और जो यहाँ पे आ चुके हैं वो अपने आप को कैसे कामयाब कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे जो ज़्यादा कम पैसे कमा सकते हैं, उनके लिए मैं कुछ कोर्स बनाने वाला हूं, जो कि सुपरवाइज़र फोरमैन को थोड़ा उसमें मदद होगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं जब अपने सन 2000 ईस्वी में मैं घर से बाहर निकला था, तो उस टाइम पे मैं गाड़ी सीखने के लिए गया था और वहाँ पे मेरी सैलरी उस टाइम पे खाना पीना खिला करके 200 रुपये महीने मिलते थे। उसके बाद फिर मुझे उसमें मैंने गाड़ी भी चलाया, वहाँ पे गाड़ी सीखा भी। उसके बाद ट्रक मैंने चलाया। तो ट्रक चलाने के बाद मैं जब चला रहा था तो वहाँ पर मुझे लगा कि यार ये काम अच्छा नहीं है, और मतलब उसमें टाइमिंग का कोई नहीं था। काम तो कोई भी बुरा नहीं होता है, लेकिन जो लाइन गाड़ी होता है उसमें टाइमिंग अच्छा नहीं था। मतलब सोने का टाइम, खाने पीने का टाइम, नहाने धोने का टाइम कोई फिक्स नहीं होता था। तो मुझे हमेशा अपने आप को ये लगता था कि यार इस हमसे बेहतर तो ये लेबर हैं, जो कि अब एक टाइम से काम कर रहे हैं और टाइम से आके खाना पीना खा रहे हैं, सो रहे हैं। तो फिर मुझे लगा कि अब कुछ करना चाहिए। तो मैंने करीब इंडिया में 2 ढाई महीने मैंने स्टील फिक्सर का काम शुरू किया। एक कॉन्ट्रैक्टर था, उस कॉन्ट्रैक्टर में। उसके बाद मैं एक मुझे बुक मिला कहीं से, वो बुक में थोड़ा पढ़ा और उसके बाद सबसे पहले मैं मस्कट में आया, और वहाँ से मेरी गल्फ़ की जो जर्नी है लाइफ का वो शुरू हुआ। और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज मैं करीब 2 लाख रुपए महीने तक मैं पहुँच गया हूँ। तो इसमें कहाँ परेशानी होता और क्या कमी है? देखिए, गल्फ़ में जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लोगों को एक छोटी-सी हिंट और छोटी-सी नॉलेज के बगैर लोग पीछे रह जाते हैं। तो मैं वही आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूँ, कुछ बताना चाह रहा हूँ कि जो आना चाहते हैं वो क्या करें कि यहाँ पे आकर के अच्छे खासे एक आमदनी क्रिएट कर सकें। और जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं वो पीछे क्यों हैं, उन्हें क्या करना चाहिए कि वो भी तरक्की कर सकें और एक अच्छा अपने लिए आमदनी का ज़रिया बना सकें। तो सबसे पहली बात है कि आप और भी लोगों से सुने होंगे, कोई मैं नई बात आपको नहीं बता रहा हूँ, कि पैसा सबसे ज़्यादा किसको मिलता है? सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले को नहीं। अगर मेहनत करने वाले को पैसा मिलता तो जो सबसे ज़्यादा अपने हाँ, जो मज़दूरी का काम करते हैं, कुदाल चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, या जो भी इस तरह की जो मज़दूरी का काम करते हैं, वो सबसे ज़्यादा वो मेहनत करते हैं, तो उनको पैसा नहीं मिलता है। उसके बाद तो फिर क्या हुआ, पैसा किसको मिलता है? यानी ज़्यादा टाइम से काम करने वाले को? तो नहीं, उसमें भी ज़्यादा काम करने वाले को भी पैसा नहीं मिलता है। इसलिए कि सबसे ज़्यादा जो टाइम्स देते हैं वो अपने यहाँ के गार्ड होते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। वो 12-12 घंटे, 14-14 घंटे ड्यूटी करते हैं, लेकिन उनको भी पैसा नहीं मिलता है। सबसे ज़्यादा उसके बाद क्या, तो फिर सबसे ज़्यादा दिमाग वाले को पैसा मिलता होगा, जो ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे उनको पैसा मिलता होगा। तो देखा गया तो नहीं, ज़्यादा माइंड जिसके पास ज़्यादा दिमाग होता है वो भी दूसरे के सलाहकार के रूप में काम करते हैं। किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी गवर्नमेंट को वो एक सलाहकार के रूप में काम करते हैं, उसको एडवाइज़र के रूप में काम करते हैं। तो मैंने जो अपने जो रियलाइज़ किया, मैंने ये जो सुना था, ये मुझे ऐसा लगा कि ये बात सही है। तो सबसे ज़्यादा पैसा किसको मिलता है? जो अपने आप के ऊपर इम्प्रूवमेंट करता है, अपने आप को जो हमेशा बोल सकते हैं कि जो वैल्यूएशन ऐड करता है, अपनी वैल्यू को ऐड करता है हमेशा। तो मैं यहाँ पे अभी एक सिविल सुपरवाइज़र के रूप में काम कर रहा हूँ। तो मैंने हमेशा कोशिश किया कि
अपने आप में कुछ वैल्यू ऐड करूँ। तो वैल्यू ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि उसमें ये क्या है, जैसे आप जो काम कर रहे हैं, किसी भी फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, तो जो आप फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, उसमें आप हो सकता है 101% हो जाए। पहली बात तो किसी भी फ़ील्ड में कोई 100% हो नहीं सकता है, कभी भी। इसलिए कि हर चीज़ में टेक्नोलॉजी नए-नए आते रहते हैं, तो आप 100% नहीं हो सकते हैं। फिर भी आप एक काम को 20 साल, 25 साल अगर कर लिए आप, तो मान के चलिए आप 95%, 98% हो भी गए। लेकिन आप 25 साल काम किए हैं, हो सकता है किसी ने 30 साल काम किया होगा या किसी ने 20 साल काम किया। तो आप 98% है, तो अगला भी 97% हो सकता है, 96% हो जाता है। तो आपके अब्सेंस में वो बंदा काम कर सकता है। तो यानी आपका जो काम है, ऐसा होना चाहिए कि आपके जगह पे दूसरा बंदा रिप्लेस ना कर पाए। तो उसके लिए क्या करना है, वैल्यूएशन ऐड करना है कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, तो जो काम आप कर रहे हैं, जो आपका फील्ड है, उसके अलावा आप क्या काम कर सकते हैं। जैसे मैं जब कंपनी में आया, तो सबसे पहले मैं मस्कट में था, तो वहाँ पे मैं स्टील फिक्सर का फोरमैन था। उसके बाद धीरे-धीरे मैंने सेटरिंग का भी काम सीखा, सेटरिंग भी कराने लगा। उसके बाद फिर मशीनरी में हो गया ये सब फिनिशिंग का वर्क। उसके बाद से कंक्रीट का भी करीब 1 डेढ़ साल काम करा। यानी जो भी मुझे काम मिला, मैंने उसको अच्छे से और अपने दिल लगा के काम किया। उसके बाद फिर मैं स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर, स्कैफोल्डिंग सुपरवाइज़र का भी काम किया। अभी मैं जहाँ पे जिस साइट पे रहता हूँ, जिस कंपनी में हूँ, तो हमेशा मेरी एक वैल्यू ऐड रहती है कि ये बंदा है तो हर काम कर लेता है। तो वैल्यूएशन ऐड करने का यही मतलब है कि आप जो काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में हैं, उसमें तो आप ऐसे भी काम करते-करते आप 80%, 90% हो जाएँगे, 95%। पहली बात तो 100% कभी कोई हो नहीं सकता है। तो उसके अलावा आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर सकते हैं? ये चीज़ आपको हमेशा ख़्याल रखना है कि आपको कुछ न कुछ नई चीज़ सीखना है। अगर आप नई चीज़ कंपनी के लिए, आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं, तो ज़रूर आपको कंपनी और जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपको उस वैल्यू को आपको बेनिफिट देगी कंपनी। तो मैं यही चाह रहा था। उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो आते हैं, मैं खुद बांग्लादेश में इंटरव्यू लेने के लिए कंपनी की तरफ से मैं गया था डेलीगेशन में। तो वहाँ पे मैं देखा हर जगह पे लोगों को कि काम जी आता है, लेकिन इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़, बेसिक चीज़ पूछे जाते हैं, वो चीज़ उनको नहीं मालूम होता है। तो इसीलिए मैं एक बात सोचा हूँ कि आप लोगों के लिए मैं पूरी साइट का यहाँ पे क्या है, पहली बात इंटरव्यू में बेसिक में क्या पूछा जाता है, और साइट का भी मैं आपको स्टील फिक्सर के में क्या पूछा जाता है, स्टील फिक्सर के लिए क्या तैयारी करना चाहिए, आरसीसी फोरमैन के लिए, सिविल फोरमैन के लिए, सिविल सुपरवाइज़र के लिए। और आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि हमारे जो कोलीग हैं, हमारे साथ में जो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र हैं, इलेक्ट्रिकल फोरमैन हैं, इलेक्ट्रिकल के बारे में भी, इलेक्ट्रिकल अगर आप सुपरवाइज़र में आना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल फोरमैन में आना चाहते हैं, तो आपको क्या बेसिक की जानकारी होनी चाहिए, क्या फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। मैकेनिकल सुपरवाइज़र में आते हैं, मैकेनिकल फोरमैन में आते हैं, तो आने के लिए आपको क्या तैयारी करना चाहिए, बेसिक क्या है और फील्ड का क्या है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा, और जो मेरे कोलीग हैं, जो साथ में उस एक्सपर्ट हैं, उससे मैं आपको बात कराऊँगा कि वो कैसे-कैसे क्या किए हैं, उनको बेसिक में क्या पूछा जाता है और फील्ड में क्या करना पड़ता है। तो ये आज के दिन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आप काम यहाँ पे सऊदी अरब में, किसी भी गल्फ़ कंट्री में अगर आना चाहते हैं, तो सबसे पहले अगर आप अपने मुल्क में हैं, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए? सबसे पहले वहाँ पे आपको बेसिक तैयारी करनी चाहिए। इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है? इसलिए कि देखिए, साइट पे आने के बाद काम सिर्फ़ आपके ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। काम करने के लिए हो सकता है जितना मुझे नॉलेज है, उससे ज़्यादा कहीं मेरे जो जूनियर हैं, जो फोरमैन हैं, लीड मैन हैं, वर्कर हैं, हो सकता है उस हमसे ज़्यादा, इसलिए कि हमारी उम्र मान के चलिए अभी 42 हो रहा है। तो अगर हमसे कोई जो लेबर ग्रेड में है, उसको हो सकता है 30 साल का एक्सपीरियंस हो, तो बहुत सारे ऐसा काम है कि वो खुद कर लेता है, हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। सिर्फ़ मेरा क्या है कि सीनियर से मुझे, अपना मैनेजर से, अपने इंजीनियर से मुझे आज क्या टास्क मिला है, वो हम अपने डिलीवर करें अपने जूनियर तक। और क्वालिटी के लिए, काम के लिए कोई उतना टेंशन नहीं होता है, इसलिए काम के लिए आपके साथ जो है कि वहाँ पे क्यूसी इंजीनियर होता है, आपका सीनियर है, इंजीनियर है,
उसके बाद मैनेजर होता है, कंसल्टेंट होता है, क्लाइंट होता है। तो सिर्फ काम के लिए ऐसा नहीं है कि आप जो है कि अगर काम 100% करके आएंगे तभी सुपरवाइज़र बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको 50% भी काम आता है, लेकिन आपको थोड़ी सी लैंग्वेज अगर इंग्लिश वगैरह अच्छा जानते हैं, और हर जगह पे, इसलिए कहीं पे आपको हो सकता है इंजीनियर आपको यूरोपियन मिल जाए, या गल्फ़ के जो अरबियन हैं ये भी इंग्लिश बोलते हैं। अगर आते-आते आपको अरबी नहीं तो कम से कम इंग्लिश मालूम होना चाहिए। तो आपको क्या टास्क मिलता है अपने सीनियर से, और अपना डिलीवर आप कैसे करते हैं अपने जूनियर तक, ये चीज़ आपको आना चाहिए। अगर इतना आप समझते हैं तो आप सुपरवाइज़र का काम कर सकते हैं, फोरमैन का काम कर सकते हैं। उसके बाद मैं देखा वहाँ पे अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो मेन बेसिक चीज़ होता है वहाँ पे आपका सीवी कैसा है। सीवी आपको ज़बरदस्त होना चाहिए। सीवी में सारा आपका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, आपने क्या-क्या काम किया है, आप क्या काम कर सकते हैं। तो मैं आपको एक सीवी भी अपने लिंक में आपको दे दूँगा कि किस तरह से आप सीवी बनाएँ। इसलिए कि मेरे साथ का एक्सपीरियंस है कि जब हम लोग आए थे तो करीब एक साथ में 15-20 लोग आए थे, जिसमें एक बंदा फ्रेशर था सिविल इंजीनियर, उसकी सैलरी लगी थी उस टाइम पे 5,500, और जो बंदा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर थे, वो 4 साल 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस था, उनकी सैलरी 3,500 4,000 लगी थी उस टाइम पे। तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि जिसका सीवी अच्छा हो उससे, और उसके बाद आप इंटरव्यू में कितना अच्छा बोल पाते हैं। और इंटरव्यू में बोलने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत साल काम किए हो तो ही, अगर आप बेसिक नॉलेज आपके पास सीख लेते हैं, इसलिए कि इंटरव्यू में आपको वो चीज़ पूछा जाता है जो साइड पे हो सकता है उसकी ज़रूरत कम पड़ता हो। बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो बेसिक पूछे जाते हैं। तो मैं आपको अगली वीडियो में पूरे सिविल सुपरवाइज़र का, सिविल फोरमैन के लिए क्या तैयारी करना है, बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। और उसके बाद वाली वीडियो में पूरी आपको मैं साइट की डिटेल अलग अलग, यानी कारपेंटर में क्या चेक किया जाता है, साइट पे कैसे काम होता है, क्या क्या, मैं वीडियो के थ्रू भी आपको मैं बताऊंगा। तो आज मैं यहीं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और जो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह खैर। जैसे ये देखिए स्कैफोल्डिंग है, तो स्कैफोल्डिंग के बारे में बताएंगे। और ये स्टील का शटरिंग का, इसमें स्टील में ये चेयर लगा हुआ है, इसको चेयर का इसको कैसे बोलते हैं, इसका बॉटम बार क्या है, टॉप बार क्या है, इसके स्पेसिंग क्या आता है, इसका स्पेसर कहाँ लगता है, कितना लगता है। तो ये सारी चीज़ें कुछ मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, जिससे आपके लिए आसानी हो, जो आप इंटरव्यू आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ये सेटरिंग में जो है कि देखिए कौन सा लगता है, और इसमें चेयर कौन सा है, स्पेसिंग ये देखिए कितने लगता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में आपको वीडियो में एक एक वीडियो बना करके दिखाऊंगा। ये देखिए कॉम्पैक्शन चेक हो रहा है, जो मिट्टी को जो रोलर से दबाया गया है तो मशीन से चेक हो रहा है, इसको कितना